अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली मुअज़्ज़म। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरें सियासी मंजरनामे से, लेकिन पहले आपको बताएं कि कराची के इलाके हैदरी में फ्लैट्स के नीचे दुकान में लगी कई घंटे बाद भी आग बुझाई न जा सकी है। आग शाम 6:30 बजे लगी। फायर टेंडर्स को बेसमेंट तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल पा रहा। हेवी मशीनरी के जरिए दीवार में सुराख करके पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मजीद जानते हैं वहाँ मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे सौलत जाफरी से। सौलत, बताइएगा कहाँ तक पहुँचा है इमदादी कार्रवाइयों का अमल? आज भी के वक्त मैं मौजूद हूँ हैदरी के उस निजी मॉल शॉपिंग मॉल में, जहां आज शाम 6:22 के करीब जो है वो आतिशबाजी की वाकया रिपोर्ट हुआ था, जिसके बाद रेस्क्यू टीमें जो है वो यहाँ पे पहुंची थी। इस वक्त रेस्क्यू टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। कई घंटे गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक आग तक जो है वो नहीं पहुँचा जा सका है। रेस्क्यू टीम के जो इंचार्ज हैं साद साहब, रेस्क्यू 1112 से इनका ताल्लुक है। सर बताइएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, किस हद तक जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है? जी बिल्कुल, हमारे सिंध इमरजेंसी सर्विस के जो रेस्क्यू के फायर फाइटर हैं वो कंटिन्यूसली रिगोरियस फायर फाइटिंग कर रहे हैं, क्योंकि जगह बहुत तंग है। एक 60 बाय 100 फीट की जो कन्फाइंड स्पेस है उसमें पूरा भरा हुआ है सामान कपड़े से, जिसकी वजह से धुआं अंदर स्टॉक हुआ है और उसकी निकालने के लिए हम मुख्तलिफ ओपनिंग्स भी बना रहे हैं, ड्रिलिंग भी कर रहे हैं, और उसके साथ साथ फायर फाइटिंग भी हमारी कंटिन्यू है, कूलिंग प्रोसेस भी हमारा कंटिन्यू है। तो अभी हमारे एफर्ट्स कंटिन्यू, इंशाल्लाह जैसे ही कोई रिजल्ट मिलता है हम आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त कितनी गाड़ियां आपकी जो है वो काम कर रही हैं? हम यहाँ देख रहे हैं हैवी मशीनरी को भी बुलवाया गया था, उसका क्या मकसद था? और जो आपकी एक और टीम यहाँ पे काम कर रही है जो ड्रिलिंग करती हुई दिखाई दे रही है, उसका क्या मकसद है? बेसिकली यहाँ पे जो रेस्क्यू 1112 की 2 फायर फाइटिंग गाड़ी हैं, उसके साथ रेस्क्यू 1112 की जो अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की जो टीम है वो इस वक्त आई हुई है यहाँ पे अपनी डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल के साथ, जो इस वक्त ड्रिलिंग कर रही है। ये एक कोलाबोरेटिव एफर्ट है। पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, डीसी साहब खुद भी आए थे यहाँ पे, वाटर बोर्ड वाले साथ हैं, केएमसी की फायर फाइटिंग जो टीम है वो भी हमारे साथ है, और इस वक्त हमारे जो एफर्ट्स हैं वो आप लोगों को नज़र भी आ रहे हैं और अभी तक कंटिन्यू है। इनका ये कहना है कि यहाँ पे इस वक्त रेस्क्यू का अमल जारी है और मुसलसल यहाँ पे जो है वो खुदाई का सिलसिला किया जा रहा है कि ताकि इस जो ग्राउंड फ्लोर की जो ज़मीन है उसको तोड़ा जाए और तोड़ के जो है वो यहाँ से इसके अंदर जाने की जो है वो इनको रास्ता मिले। इस वक्त भी जो है वो एक ही सुराख है, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस सुराख के ज़रिए जो है वो यहाँ से रेस्क्यू का अमल जारी है। फायर फाइटिंग करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, मुसलसल पानी डाला जा रहा है ताकि अंदर थोड़ी सी जो है वो धुएं में कूलिंग हो और आग को जो है वो काबू पाया जा सके। लेकिन 5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अब तक जो है वो आग पर नहीं काबू पाया जा सका है। फायर टेंडर्स की अगर बात करें तो इस वक्त फायर ब्रिगेड की तकरीबन 9 गाड़ियाँ हैं, रेस्क्यू 1112 और केएमसी फायर ब्रिगेड मिला के, जो कि इस वक्त यहाँ पे काम कर रही है। फायर फाइटर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब तक इस आग में जो है वो 2 फायर फाइटर्स की हालत गैर हुई है, जिनको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया है। जबकि जो दुकान है उसके हवाले से बताऊँ तो ये दुकान जो है वो कपड़े की दुकान थी, जिसकी बेसमेंट में जो है वो ये आग लगी है। आग लगने की वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है। जो फायर ब्रिगेड हुकाम है वो भी बताते हैं कि जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पा लिया जाएगा उसके बाद ही इस बात का तयन किया जाएगा कि आग ये लगी किस तरीके से है, और इस वक्त भी जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। जी ठीक है सौलत, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। वक्तन फ़वक्त अपडेट लेते रहेंगे। अब शामिल करेंगे खबरें सियासी मंजरनामे से, बात करेंगे मुज़ाकरात की। हुकूमत और पीटीआई आखिरकार मुज़ाकरात की मेज़ पर आ बैठे। पहली बैठक में फैसला हुआ, बातचीत जारी रहेगी। मुज़ाकराती कमेटी 2 जनवरी को फिर सर जोड़ेगी। पीटीआई ने बानी समेत सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा कर दिया। अगले इजलास में तहरीरी चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। फासले घट गए, तलखियां कम हुई, हुकूमत और पीटीआई एक मेज पर आ बैठे। मुज़ाकरात की पहली बाज़ाब्ता नशस्त मुकम्मल। अगली बैठक 2 जनवरी को लगेगी। बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया इरफान सिद्दीकी ने पढ़कर सुनाया। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर-सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अपोजिशन कमेटी ने अपने इब्तदाई मुतालबात का खाका पेश किया। अगला मुज़ाकराती इजलास 2 जनवरी को मुनक़िद होगा। बैठक में शिकवों शिकायतों के दौर चले। उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में न आए। हामिद खान और सलमान अकरम राजा भी शरीक नहीं हो सके। पीटीआई ने मुतालबात हुकूमती कमेटी के सामने रख दिए। इसरार किया बानी समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर पर अदालती कमीशन बनाया जाए। जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं, इनकी रिहाई और सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जजेस की
जो है ना वो जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इरफान सिद्दीकी ने मुतालबात की तस्दीक की, कहा मुतालबात अगले इजलास में तहरीरी तौर पर पेश किए जाएंगे। इसहाक डार ने शिकवा किया, हर बार मुज़ाकरात की बात पर दूसरी जानिब से ट्वीट आ जाता है। असद कैसर ने एतराफ़ किया, वाकई ये अमल काबिल मजम्मत है। अय्याज सादिक बोले, मुज़ाकरात मस्बत पेशरफ्त है। माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नज़र आती है कि अगर हम सब मिल के पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इसमें सियासी बेहतरी भी आएगी, जमहूरियत भी मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म ने एजाजुल हक और खालिद मक्सी को हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में शामिल कर दिया। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि हुकूमती टीम में संजीदगी नजर आई, उन्होंने तहम्मुल से हमारी बात सुनी। प्रोग्राम न्यूज़ इनसाइट विद आमिर जिया में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात जो जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है। मुलाकात में जब हमने अपनी बात हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सामने रखी है तो उन्होंने को स्ट्रेट अवे चीज़ों को डिनाई नहीं किया, को नेगेट नहीं किया। उन्होंने हमारी बात को तहम्मुल से सुना है और उनके रवैये के अंदर संजीदगी है। अब हम चूंकि 2 तारीख को इन राइटिंग चार्टर्ड ऑफ डिमांड हुकूमत के सामने रखेंगे, फिर हम इस पोजीशन में होंगे जब 1 to 1 by 1 चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो हम फिर उसको ये जज करने की पोजीशन में होंगे कि हुकूमत रवैये के अंदर तब्दीली किस हद तक मस्बत है। जो 2 मुतालबात हमारी तरफ से वहाँ पर रखे गए हैं उसके अंदर मुझे कोई ऐसी चीज़ या ऐसी वजह नज़र नहीं आती कि पॉजिटिव डेवलपमेंट हुकूमत अगर चाहे तो ना हो। सानिया 9 मई, सानिया 26 नवंबर, इन दोनों के ऊपर हमने जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड की है जी। पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से आलमी क़ुव्वतों का दबाव है। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने बड़ा दावा कर दिया, कहा आलमी इस्टेब्लिशमेंट किसी की भी हिमायत अपने मफाद के लिए करती है। देखना यह है कि जो अडियाला में कैद है वो इन्हें क्या दे सकता है। अगर पाकिस्तान में आईन व कानून है तो 190 मिलियन पाउंड का फैसला आगे ले जाने पर ताज्जुब है। शामिल करेंगे अदालती खबर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 6 जनवरी तक मुअख्खर कर दिया। अदालत ने 18 दिसंबर को महफूज किया गया फैसला सुनाने के लिए 23 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि 190 मिलियन पाउंड केस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। इसमें सज़ा हुई तो हाई कोर्ट में पहली समाअत पर ही उड़ जाएगी। फैसला क्यों मौखर किया गया, ये फैसला कहाँ लिखा जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है उस फैसले को मौखर कर दिया। फैसला क्यों मौखर किया गया है, ये फैसला कहाँ लिखा जा रहा है, जो है इतनी मुश्किल पेश आ रही है। फैसला लिखना बड़ा औखा काम है। इस बात से डरते हैं कि इस किस्म का कोई भी फैसला जो आएगा वो हायर कोर्ट्स में और हायर जुडिशरीज के सामने पहली पेशी पे ही उड़ जाए, क्योंकि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है। ये एक सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है जिसमें इमरान खान साहब को और उनकी ज़ौजा बुशरा बीबी को जो है वो सज़ा देने का माहौल तो आपको पता है। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि बिल्कुल ये ऐसा ही होने जा रहा है। 9 मई के 25 मुलज़मान को फ़ौजी अदालत से सज़ा देने पर बरतानिया ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि बरतानिया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और उसके क़वानीन का एहतराम करता है। ताहम मिलिट्री कोर्ट में शहरियों का ट्रायल उतना शफाफ नहीं होता। ये मुनसिफाना ट्रायल के हुकूक पर भी सवाल है। हुकूमत पाकिस्तान बैनुल अक़वामी हुकूक और सिविल राइट्स के हवाले से अपनी जिम्मेदारियाँ निभाए। हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए बनाई गई पीटीआई कमेटी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जारी है। मज़ीद जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सलीम से। वक़ार बताएगा इजलास से मुताल्लिक़ क्या मालूमात हैं। ये जी देखिए अली मौज़ूम हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अहम बैठक है वो वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी का इजलास है वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में बिल्कुल जारी है। इजलास में ज़राए के मुताबिक शिबली फराज, असद कैसर और हामिद रजा बिल्कुल शरीक हैं। बानी पीटीआई के जो वकील हैं फैसल चौधरी वो भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इस वक्त मौजूद हैं। इजलास में हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर जो उनकी तफसीली गुफ्तगू है वो बिल्कुल जारी है, जबकि हुकूमत के सामने कौन कौन से दीगर भी मुतालबात रखे जाएं इस हवाले से भी जो ज़राए के मुताबिक वो जो गुफ्तगू है वो इजलास में जारी है। बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई का मुतालबा
जो इस इजलास में है वो सरे फहरिस्त रखा गया, जबकि मुज़ाकराती कमेटी का जो सा इजलास है वो गुज़िश्ता शब गुज़िश्ता रात 10:30 बजे से जारी है। जी अली। ठीक है वक़ार, बहुत शुक्रिया आपका। मरियम नवाज़ ने कहा है कि मुखालफिन का काम सिर्फ तनकीद और प्रोपेगेंडा करना है। इनके बच्चे आराम से बैठे हैं, दूसरों के बच्चे जेलों में रुल रहे हैं। इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने कहा, सियासी मुखालफत की वजह से वो मज़ीद मजबूत हो गई हैं। जिनको तकलीफ़ है कि बच्चों को स्कॉलरशिप्स क्यों मिल रहे हैं, बच्चे खुश क्यों हैं, ये पैसा तो हुकूमतों के पास पहले भी था ना, ये मेरे बच्चों को क्यों पहले नहीं मिला? क्या कभी कोई माँ बच्चों से ये कहेगी कि जला दो, आग लगा दो, तोड़ दो, सर तोड़ दो, डंडे पकड़ लो हाथ में, पेट्रोल बॉम्ब्स पकड़ लो हाथ में, और उसके बाद अपने बच्चे आराम से बैठे हैं, लोगों के बच्चे जेलों में रुल रहे होते हैं? गाली देना, बदतमीज़ी करना, गिरबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं हैं। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। मैं तो आहिस्ता आहिस्ता इतनी सख्त हो गई हूँ, अब मेरे पे कोई चीज़ असर नहीं करती। मुझे गाली दे दो, मुझ पे असर नहीं करता। मेरे सामने खड़े होकर नारा लगा दो, मुझ पे असर नहीं करता। बात करेंगे पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिन्होंने डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लाने का ऐलान कर दिया। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, इंटरनेट अब बुनियादी इंसानी हक है। इस्लामाबाद में बैठे लोगों को इंटरनेट स्लो होने से फ़र्क नहीं पड़ता, ना उन्हें VPN बंद होने से फ़र्क पड़ता है। इंटरनेट स्लो होने और VPN बंद होने से हम नौजवानों का जीना हराम हो जाता है। पाकिस्तान को अपना पूरा का पूरा PSTP को फाड़ना चाहिए और एक नया PSTP तैयार करना चाहिए। आज की दुनिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारा बैंडविड्थ है, वो हमारा फाइबर ऑप्टिक केबल है, वो हमारा वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज है। माजी में किसी न किसी बहाने पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, वैसे ही आजकल ऐसे कई को कोशिश हो रहा है, और ये एक और सबूत है कि आपके पास कितना ताकत है। मेरा और आपका हक पे डाका लग रहा है। डिजिटल बिल ऑफ राइट्स के लिए जद्दोजहद करना चाहिए, ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जाता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इनको फर्क ही क्या पड़ता? अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। हमारा जमहूरी हक है और हम अपना हक के लिए लड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना की कुरम को आफत ज़दा करार देने की मंजूरी, रिलीफ एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। कुरम में सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, अशिया ख़ुरनोश भी ख़त्म हो चुकी है। दवाओं की क़िल्लत के बायस 52 बच्चों समेत 100 अफराद जामहक हो चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले कुर्रम की सूरत हाल इंतहाई खराब। सूबाई काबीना ने कुर्रम को आफत ज़दा करार देकर रिलीफ एमरजेंसी नाफिज कर दी। पाराचनार टल मरकजी शाहरा 2.5 माह से बंद है। अशियाए ज़रूरियात का ज़ख़ीरा ख़त्म हो चुका है। होटल, तंदूर, कारोबारी मराकज़ और तालीमी इदारे बंद हैं। ATMs भी खाली हो चुकी हैं। रास्तों की बंदिश के खिलाफ अवाम का धरना चौथे रोज भी जारी है। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए, जिसके मुताबिक फिरका वाराना नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए FIA सेल कायम किया जाएगा। खुसूसी पुलिस फोर्स के लिए 399 एहलकार भर्ती किए जाएंगे। ये एहलकार पाराशिनार सड़क की हिफाजत पर मामूर होंगे। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि कुर्रम का मसला दहशत गर्दी का नहीं, 2 ग्रुपों का तनाज़ा है। कुछ अनासिर मसले को दूसरा रंग देने के लिए गलत बयानियां बना रहे हैं। इलाके में गैर कानूनी भारी हथियारों की भरमार है। भारी हथियार रखने और मोर्चे बनाने का कोई जवाज नहीं। हुकूमत अपनी अमलदारी पर समझौता नहीं करेगी। हुकूमत ने क्रिसमस के मौके पर सूबे के तमाम गिरजाघरों के लिए 4 करोड़ रुपए की खुसूसी ग्रांट का भी ऐलान किया। ठुल के सीनियर सहाफ़ी नबी बख्श कंदरानी को कंदकोट के थाना बख्शापुर की हदूद से मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। मगवी के ससुर दिलबर कंदरानी के मुताबिक नबी बख्श कंदरानी अपनी कार में बख्शापुर गए थे। शाम से उनका मोबाइल फ़ोन बंद है। पुलिस के मुताबिक उनकी कार लावारिस हालत में मिली है। कार से एक पर्ची बरामद हुई, जिस पर दर्ज नंबर पर राबता करने पर अगवा का खदशा जाहिर किया गया। अब कुछ मौसम पर बात करते हैं। मुल्क में सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में बरसात के बाद
ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ مریض کردو گلیات گانچے میں برف باری جاری ہے۔ کراچی میں آج اور کل سائبیرین ہوائیں چلیں گی۔ راوی سے بولان، کراچی سے خیبر، چلنے لگے یک بستہ ہواؤں کے جھکڑ، پہاڑوں پر ہر جانب برف ہی برف۔ اس کردو گلیات کانچے میں سفیدی چھا گئی۔ ملکہ کوہسار مری میں بھی 2 انچ برف پڑ گئی۔ سیاحوں کی بڑی تعداد کھچی چلی آئی۔ شمالی بلوچستان میں بھی سردی کی شدت بڑھ گئی۔ کوئٹہ میں پارہ -5 تک گر گیا۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش نے ٹھنڈ بڑھا دی۔ محکمہ موسمیات نے سردی مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ شہر اقبال میں پارہ گر کر 4 سے 6 ڈگری رہنے کا امکان ہے۔ اسلام آباد اور پشاور کا پارہ بھی نقطہ انجماد تک جا سکتا ہے۔ کراچی میں منگل اور بدھ کو سائبیرین ہواؤں کے جھکڑ چلیں گے۔ 35 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل سکتی ہے۔ رات کا درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ کرسمس کی تیاریوں پر بات کرتے ہیں۔ ایک دن رہ گیا ہے اور ملک بھر کی طرح داؤد خیل کے مرکزی چرچ سکندر آباد میں مسیحی برادری کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ مزید جانتے ہیں چرچ میں موجود خالد اشفاق سے۔ خالد بتائیے گا کرسمس کی تیاریاں کہاں تک پہنچی ہیں؟ جی، پورے ملک کی طرح داؤد خیل کے مرکزی سینٹ اینتھنی چرچ سکندر آباد میں بھی اقلیتی برادری مسیح مرد و خواتین مذہبی تہوار کرسمس کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور اس سلسلے میں جو ہے سینٹ اینتھنی چرچ کو سجایا جا رہا ہے۔ یہاں پر موجود لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی تیاریاں کرسمس کی کہاں تک پہنچی ہیں۔ آج ہی تیاریاں مکمل ہو جائیں گی اور ہم بڑی خوشی شادمانی کے ساتھ، بڑی گرم جوشی کے ساتھ یہ تیاریاں کر رہے ہیں تاکہ کرسمس کے تہوار کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ منا سکیں۔ ہم نے یہ چٹنی بنائی ہے اور کرسمس ٹری پہ کام کیا ہے، اور اب بھی ہماری آدھی چٹنی بن چکی ہے، اس لیے ہم ہر سال یہ چٹنی بناتے ہیں۔ اس سال بھی اب ہم اچھے طریقے سے بنائیں گے۔ مزید مسیح برادری کا یہ بھی کہنا ہے کہ چرچ کی تزئین و آرائش بھی ان کے مذہبی تہوار کا ایک بھرپور حصہ ہے۔ چترال میں کیلاش قبیلے نے سال کا آخری تہوار چاؤموس جوش و خروش کے ساتھ منایا۔ 10 روزہ تہوار میں مرد و خواتین نے مذہبی رسومات ادا کی۔ ناصر زادہ کی رپورٹ دیکھیے۔ چاؤموس کیلاش کا صدیوں سالہ پرانا تہوار ہے جو ہر سال دسمبر کے مہینے میں وادی کیلاش میں گرم جوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ چاؤموس تہوار میں کیلاش خواتین محسوس لباس زیب تن کیے رقص کر رہی ہے اور اپنی رسومات بھی ادا کرتی ہے۔ اور یہ فیسٹیول جو ہے نا، یہ اس میں ہم نے اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ ریچولز ہوتے ہیں اور ساتھ ہمارے کچھ ڈانسز اسپیشل جو ہے نا۔ اس میں خاص بات یہ ہے کہ اس فیسٹیول میں ہمارا نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ چاؤموس تہوار کے اختتام پر کیلاش قبیلے کا نیا سال شروع ہوتا ہے۔ اس تہوار میں کیلاش قبیلہ نئے سال کا تعین بھی کرتا ہے۔ چاؤموس تہوار دیکھنے کے لیے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے وادی کیلاش کا رخ کیا تھا۔ ناصر زادہ، آج نیوز، چترال۔ یہاں لیں گے بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے گڑھی خدا بخش میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار بھٹو کے مزارات پر حاضری دی۔ انہوں نے برسی کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ میڈیا سے گفتگو میں مراد علی شاہ نے کہا کہ صدر مملکت اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اس موقع پر اجتماع سے اہم گفتگو کریں گے۔ کراچی کی صورتحال پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ کراچی کی طلب کے مطابق پانی دستیاب ہے، پائپ لائن کی خرابی کے باعث قلت کا سامنا کرنا پڑا۔ نئی نہر بھی بنائی جا رہی ہے جسے ریکارڈ مدت میں مکمل کر لیا جائے گا۔ سندھ میں مزید کینال بنانے کا فائدہ نہیں ہے۔ کراچی اسٹیج کے اداکار مہتاب علی تنگ دستی کا شکار ہو گئے۔ اسٹیج ڈراموں کے زوال پذیر ہونے کے بعد پائے اور سوپ فروخت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ مہتاب علی نے عمر شریف کے ساتھ بکرا قسطوں پر کام کر کے شہرت حاصل کی۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے قیصر کامران سے۔ اب ماضی کا مقبول ترین اسٹیج ڈرامہ بکرا قسطوں پر ہے، کس نے نہیں دیکھا۔ اس ڈرامے میں ایک آرٹسٹ تھے مہتاب علی جنہوں نے اپنی گلوکاری کے ذریعے ڈرامے میں جان ڈال دی تھی۔ مہتاب آج کل جو ہیں وہ ایک فوڈ اسٹال لگا رہے ہیں۔ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک کبھی کسی کی بنی نہ بگاڑے۔ میں نے اس پاکستان کے ہی توسط سے میں پوری دنیا میں نے اپنے ایز اے آرٹسٹ شوز کیے، بہت جگہ گیا الحمدللہ، اور پھر میں امریکہ بھی کافی عرصے رہ کے آیا۔ لیکن آنے کے بعد جو دور میں چھوڑ کے گیا تھا وہ جانے کے ڈھونڈنے سے نہیں مل رہا۔
میں نے یہاں واپسی آنے کے بعد بڑی تقدو کی تھی کہ میں دوبارہ سے اپنی شو بزنس کی فیلڈ میں ان ہو جاؤں. میں جہاں بھی گیا میں نے بہت چکر کاٹے سب جگہ. آرٹس کونسل کیا, احمد شاہ صاحب میرے مرنے سے پہلے میرا جو ہے آرٹس کونسل کا کارڈ بنا دیں تاکہ میں کم سے کم اپنے طور پہ تو یہ فیل کروں گا نا کہ میں ریکگنائز آرٹسٹ ہوں. شوز آئے گا تو میں شو بھی کر لوں گا, لیکن یہ میرا بزنس ہوگا تو میرا گھر سروائیو کرے گا. یہ تھے ماضی کے معروف اداکار مہتاب علی. انہوں نے سندھ حکومت سے بھی جو ہے وہ درخواست کی کہ جو کاروبار یہ کر رہے ہیں, جو فوڈ اسٹال کا جو ٹھیلا لگا رہے ہیں, یہ فوڈ اسٹال ان کا لگا ہوا ہے, اس میں بھی ان کی مدد کی جائے کیونکہ یہ روڈ پہ بیٹھے ہیں, تاکہ ان کو ایک پراپر کوئی جگہ مختص کر دی جائے تاکہ ان کا گھر, ان کا روزگار چلتا رہے. جی فی الحال اتنا ہی. مزید کسی بھی خبر کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ aaj.tv. بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. آپ دیکھتے رہیے آج نیوز.